दोस्तों अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी और दूसरा शब्द है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो हिंदी रूपांतरण है वह क्या है? जैविक विविधता, जैविक विविधता। और इस जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का जो प्रयोग है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रेमंड रेमंड एफ दासमैन ने किया था। ठीक है, रेमंड एफ दासमैन ने सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? तो इनकी एक बुक आई थी 1968 में, और उस बुक का नाम था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, काइंड ऑफ कंट्री। ये इनकी बुक का नाम था, रेमंड एफ दासमैन के। और इन्होंने इस बुक को कब प्रकाशित किया था? 1968 में। और इसी में सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? बायोडाइवर्सिटी से आशय है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। कभी कभी रोजेन भी लिखा होता है आपकी परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था 1985 में। ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में एक वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम है ईओ विल्सन। ठीक है, वैज्ञानिक ईओ विल्सन आते हैं, मतलब एडवर्ड ऑसबोर्न विल्सन कहते हैं इन्हें, ईओ विल्सन। यह दुनिया के प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कीट वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किस पे किया है? चींटियों का अध्ययन किया है। ठीक है, ईओ विल्सन किस लिए जाने जाते हैं? चींटियों पर अपने विशेष अध्ययन के लिए जाने जाते हैं ईओ विल्सन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, चींटियों पर अपने विशेष अध्ययन के लिए जाने जाते हैं ईओ विल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि चींटियों के व्यवहार और उनकी पारिस्थितिकी पर बहुत गंभीर अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो चींटियों पर विशेष अध्ययन के लिए जाना जाता है। साथ ही जैव विविधता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से काम किया, उसके महत्व को बहुत समझाया। इसीलिए ईओ विल्सन को बायोडाइवर्सिटी का प्रवक्ता कहा जाता है या लेक्चरर कहा जाता है। इन्हें जैव विविधता का प्रवक्ता कहा जाता है। ईओ विल्सन को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का प्रवक्ता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ईओ विल्सन का एक प्रमुख कार्य है प्रकृति और मनुष्य का प्रकृति के साथ जो अनिवार्य संबंध है, मनुष्य का प्रकृति के साथ अनिवार्य संबंध, प्रकृति के साथ अनिवार्य संबंध, अनिवार्य संबंध, इस पर इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे बायोफिलिया हाइपोथेसिस कहते हैं, बायोफिलिया हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, बायोफिलिया हाइपोथेसिस किसने दिया था? ईओ विल्सन ने दिया था। मनुष्य का प्रकृति के साथ अनिवार्य संबंध। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जैसे द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एक और खास बात है, इन्होंने सोशियो बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस नामक एक पुस्तक भी लिखी इन्होंने, सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम ईओ विल्सन की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता शब्द 1968 में रेमंड एफ दासमैन के द्वारा दिया गया था, तो ईओ विल्सन ने क्या किया कि ईओ विल्सन ने जो है जैविक विविधता पर अमेरिकी फोरम के लिए एक प्रतिवेदन भेजा। और उस प्रतिवेदन में उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले जैव विविधता, जैविक विविधता की जगह जैव विविधता, या आप इसे कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? अगर आपसे कोई यह पूछे कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो यह सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ईओ विल्सन महोदय ने। ठीक है, बाद में डब्ल्यू.जी. रोजन महोदय आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था ईओ विल्सन महोदय ने। इन्हें जैव विविधता का प्रवक्ता कहा जाता है। और इनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ईओ विल्सन को। ठीक है, ईओ विल्सन को फादर ऑफ
बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल गए। पहला मिला कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यानी जैविक विविधता शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दासमैन ने किया था 1968 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। दूसरा, ईओ विल्सन कीट वैज्ञानिक थे, चींटियों पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया था ईओ विल्सन ने, और इन्हें जैव विविधता का प्रवक्ता कहा जाता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट दिया था बायोडायवर्सिटी का सबसे पहले वह दिया था ईओ विल्सन ने। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। और फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी किसे कहा जाता है, तो ईओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार हो गए और हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे आज हमारा जो टॉपिक है वह पर्यावरण के संबंध में है, और आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिकी पर्यावरण का है वह जैव विविधता से संबंधित है तथा पर्यावरण के अन्य बिंदुओं से संबंधित है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, आप जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आइए देखते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता से क्या आशय है, यानी जैव विविधता की परिभाषा क्या है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी की सबसे आसान परिभाषा किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों। अब इन सजीव प्रजातियों से क्या आशय है, चाहे वह पौधे हों या जंतु, जो सजीव हों। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं, की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। और इसकी जो परिभाषा है बायोडायवर्सिटी की, यह सबसे पहले कहां आई, तो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, आप जानते हैं कहां हुआ था, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और यह हुआ था कहां, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह कहां स्थित है, रियो डी जेनेरियो, यह स्थित है ब्राजील में। यहीं पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी। यहां तक चीजें क्लियर हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। और 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो में बायोडायवर्सिटी शब्द की परिभाषा दी गई थी। यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय कब प्रभावी हुआ। प्रश्न क्या पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन CBD, UNCBD कहते हैं। यह कब प्रभावी हुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ। एक प्रश्न यहीं से और पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है, जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। और वह दिवस कौन सा है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो 29 दिसंबर को ही जैव विविधता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय लागू हुआ था। ठीक है, प्रभावी हुआ था, इसलिए कुछ देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो दुनिया भर में 22 मई के दिन भी जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ष है 2010। ठीक है, वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया।
दिसंबर 2010 का समय था। और इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि वर्ष 2011 से लेकर के 2020 तक 20 तक का जो समय है, या इसे आप कह सकते हैं जो दशक है, इसे जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्या मनाया जाएगा? जैव विविधता दशक। यह प्रश्न भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, जैव विविधता दशक कब से कब तक मनाया गया? तो वर्ष 2011 से लेकर के 2020 तक जैव विविधता दशक मनाया गया। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं इस टॉपिक से एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको बताता हूं। पीईटी परीक्षा अभी हुई है, पीईटी एग्जाम हुआ है 2025। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, इसी टॉपिक का प्रश्न है। वह प्रश्न है जैविक विविधता संशोधन अधिनियम। मैं इसको लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? यह प्रश्न पूछा गया था पेट की परीक्षा में। ठीक है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर है 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट 2025 की परीक्षा में यह पूछा गया था, तो इसे भी एकदम अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से आने वाला एकदम नया प्रश्न है, पहली बार पूछा गया है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ है। अभी 1 साल हुआ है मात्र। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कितने प्रश्न यहां से आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी की जो परिभाषा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों, ध्यान रखना है केवल सजीव प्रजातियों की चर्चा करना है। सजीव प्रजातियों, चाहे वह पौधे हों या जंतु हों, उनकी विविधता को ही जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। 1992 में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, वहीं पे बायोडायवर्सिटी की परिभाषा दी गई थी। ठीक है ना। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय कब प्रभावी हुआ? तो 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2000 नहीं, किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया और वर्ष 2011 से 2020 तक के समय को, 20 तक के दशक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित कर दिया गया था। यहां तक चीजें याद रखेंगे। और जो लेटेस्ट प्रश्न है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 को यह अधिनियम लागू हुआ। एकदम बिल्कुल अपडेट है आप। यहां से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट छूट रहा है, मैं उसे भी कवर कर लेता हूं। 22 मई 2025 को जो जैव विविधता दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 22 मई 2025 जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस की थीम, दिवस की थीम क्या है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम क्या है? हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मनी with nature and sustainable development। ठीक है, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसे सामान्य भाषा में कहें तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यह 22 मई 2025 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप जानते हैं कि पर्यावरण में जो प्रजातियां हैं वो कई समुदायों में संगठित रहती है, इसलिए जैव विविधता के उचित मापन के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम है? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने जैव विविधता के मापन के लिए 1972 में जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित किया। उसके मापन के लिए सिद्धांत बनाया 1972 में आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने, और जैव विविधता के मापन के लिए उसको 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहली विविधता उन्होंने बताया अल्फा विविधता। जैव विविधता के मापन के लिए पहला सिद्धांत उनका है अल्फा विविधता या अल्फा डायवर्सिटी का।
ठीक है ना। तो अल्फा विविधता किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्र है, किसी छोटे क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक जंगल का टुकड़ा है, एक तालाब है या खेत है, तो अल्फा विविधता में एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता, मौजूद प्रजातियों की विविधता को, प्रजातियों की जो विविधता या डाइवर्सिटी है, विविधता को क्या कहा गया? अल्फा विविधता के रूप में जाना गया। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक छोटे क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता को किस रूप में जाना गया? अल्फा विविधता के रूप में जाना गया। ठीक है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए बीटा विविधता किसे कहते हैं? बीटा विविधता या बीटा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? देखिए बीटा विविधता जो है यह दो अलग अलग क्षेत्रों, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रजातियों में कितनी डाइवर्सिटी है या प्रजातियों में कितना अंतर है, प्रजातियों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, उसे किस रूप में मापा गया? बीटा विविधता के रूप में मापा गया। ठीक है। तो पहला क्या है? एक छोटे क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता को अल्फा विविधता कहा गया, और दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रजातियों में कितना अंतर है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? बीटा विविधता के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ठीक है। तीसरी विविधता जो उन्होंने बताई वह बताई गामा विविधता, गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी। अब गामा डाइवर्सिटी का किसे कहते हैं? इसे एक पूरे क्षेत्र के रूप में, एक बड़े क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पूरे राज्य की बात कर देते हैं या पूरी घाटी की बात कर देते हैं। मान लीजिए कश्मीर घाटी में विविधता का मापन करना है तो पूरी घाटी या पूरे राज्य में, ठीक है, या पूरे देश में, मतलब एक बड़े क्षेत्रफल की बात हो रही है, पूरे देश में प्रजातियों की कुल विविधता, प्रजातियों की कुल विविधता, इसे क्या कहा गया? इसे गामा विविधता कहा गया। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक छोटे क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता को किससे मापते हैं? अल्फा विविधता के से मापते हैं। दूसरा, दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रजातियों की अगर विविधता है तो उसे किससे मापते हैं? तो बीटा विविधता से उसका मापन किया जाता है। और तीसरा गामा विविधता है, एक बड़े क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पूरा राज्य है, पूरी घाटी है या पूरे देश में जो प्रजातियों की कुल विविधता है उसे गामा विविधता से मापते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1972 यानी 1972 में दिया था। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, यहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो भारत में जैव विविधता है उसे कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत की जैव विविधता, भारत की जैव विविधता को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विभाजित किया जा सकता है, तो अगर आपसे सीधे यही पूछ ले कि भारत की जैव विविधता को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो केवल 4 वर्गों में भारत की जैव विविधता को विभाजित किया जाता है। अब अगर आपसे पूछे वह कौन कौन सी विविधता है, जो भारत में जो 4 जैव विविधता है वह कौन कौन सी है, उसके प्रकारों के बारे में बताइए। तो देखिए जो भारत की पहली जैव विविधता का प्रकार है, पहला नंबर, वह है मलायन जैव विविधता। कौन सी पाई जाती है? मलायन जैव विविधता भारत में पाई जाती है। ठीक है। अब मलायन जैव विविधता से क्या आशा है? अब देखिए भारत में पूर्वी हिमालय की घाटियों में, ध्यान रखिएगा यह उदाहरण भी याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहां सघन वनों का आवरण है, जहां सघन वनों का आवरण है, तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, मलायन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में जो जैव विविधता है वह कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। पहली मलायन जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पूर्वी हिमालय की घाटियों में पाई जाती है, मलायन जैव विविधता। दूसरी जैव विविधता की बात करते हैं, भारत में इथोपियन जैव विविधता भी पाई जाती है। दूसरी कौन सी है?
इथोपियन जैव विविधता। अब इथोपियन जैसा वातावरण जो है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप यही सोचेंगे बस आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इथोपियन जैव विविधता जो पाई जाती है भारत में, वह राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान तथा उसके आसपास, राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, इथोपियन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तीसरी प्रकार की जो जैव विविधता भारत में पाई जाती है वह यूरोपियन जैव विविधता पाई, मतलब यूरोपीय जलवायु की तरह यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है भारत में तीसरी। तो यूरोपियन क्षेत्र की जलवायु कहां पाई जाती है भारत में, यूरोपियन जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो देखिए यूरोपियन जैव विविधता जो भारत में पाई जाती है वह पाई जाती है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, कहां, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। और आप जानते हैं कि जो भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वह क्या है, वह अधिकांशतः बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, बर्फ से ढके रहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं हिमाच्छादित रहते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन जैव विविधता उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथी, जो भारत की अपनी भारतीय जैव विविधता का जो क्षेत्र है वह कौन सा है, भारतीय जैव विविधता कहां पाई जाती है भारत में, यह अपनी जैव विविधता है इनकी, मतलब भारत की जो अपनी जलवायु है, जो अपनी जैव विविधता है, वह किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में क्या है, भारतीय जैव विविधता पाई जाती है, जहां सघन वानस्पतिक आवरण है। यहां लिख सकते हैं भारतीय जैव विविधता कहां पाई जाती है, जहां सघन वानस्पतिक आवरण है, और यह सघन वानस्पतिक आवरण कहां है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार भारत में कुल कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, 4 प्रकार की। भारत में मलायन जैव विविधता का उदाहरण कहां मिलता है, तो पूर्वी हिमालय की घाटियों में मिलता है। दूसरा, इथियोपियन जैव विविधता का उदाहरण भारत में कहां मिलता है, तो राजस्थान तथा उसके आसपास का क्षेत्र जहां पर शुष्क वातावरण है। यहां लिख सकते हैं जहां शुष्क वातावरण है वहां पे इथियोपियन जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा, यूरोपियन जैव विविधता भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो अधिकांशतः वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं या हिमाच्छादित रहते हैं, वहां यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। और चौथी है भारतीय जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जहां सघन वानस्पतिक आवरण है, वहां भारतीय जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में 4 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। आप इसे नोट कर लेंगे, आपकी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रही जैव विविधता की पूरी स्टोरी। अब आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं और प्रश्नों के हिसाब से फिर उसकी व्याख्या देखते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और हृदय प्रिय मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की पीडीएफ में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है कि जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से। ऑप्शन सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो आपको बताना है कि जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। पर्यावरण में जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो कई समुदायों में संगठित रहती हैं और ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। देखिए अभी हमने आपको बताया, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी स्थानीय स्तर की बात कर रहा है, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता। अब देखिए ऑप्शन क्या है, अल्फा सूचकांक, ऑप्शन बी है बीटा सूचकांक, ऑप्शन सी है गामा सूचकांक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि एक निश्चित क्षेत्र में यानी स्थानीय स्तर पर जो किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में प्रजाति की विविधता होती है उसे अल्फा सूचकांक के द्वारा मापते हैं। ठीक है ना, और दो क्षेत्रों के बीच जो प्रजाति विविधता होती है उसे बीटा सूचकांक कहते हैं। और एक बड़े क्षेत्र जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, कोई घाटी है या पूरे देश के बीच जो प्रजाति विविधता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे गामा सूचकांक के अंतर्गत मापते हैं। ठीक है, और इन तीनों सूचकांकों को दिया किसने था, तो हमने बताया कि 1972 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर एच व्हिटेकर।
आर.एच. विटेकर महोदय ने यह सिद्धांत दिया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को अल्फा सूचकांक के तहत मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए इस प्रश्न में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कारक है जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है आनुवंशिक आत्मसातकरण, ऑप्शन बी है परभक्षियों का नियंत्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वास का विनाश और ऑप्शन डी है कीट नियंत्रण। तो बताइए कि कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा प्राकृतिक वास का विनाश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग का बहुत प्रिय प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के लिए सर्वाधिक, जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। किसी भी जीव जंतु का जो प्राकृतिक वास का स्थान है, जैसे मान लीजिए जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है, तालाब सूख जा रहे हैं, तो जो प्राकृतिक वास का विनाश हो जाएगा तो जैव विविधता अपने आप नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारण यही है, लगातार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना है कि भारत द्वारा कब तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि क्षरण से क्या आशा है, भूमि का वर्तमान में बहुत तेजी से मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है, भूमि का वर्तमान में बहुत तेजी से मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसके कई कारक हैं, और वर्तमान में क्या है कि जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि खाद और बीजों का जो प्रयोग हुआ, बीज के साथ खाद, पानी और तमाम प्रकार के जो पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग होना शुरू हुआ, और इसका जो भूमि पर प्रभाव पड़ा वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो वर्तमान में भारत में मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जमीनें बहुत तेजी से मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। तो भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 2025 तक, ऑप्शन बी है 2030 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक और ऑप्शन डी है 2040 तक। तो आपको बताना है कि कब तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, उसका नाम है UNCCD। ठीक है, UNCCD, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसे UNCCD के नाम से जानते हैं, और यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, UNCCD। ठीक है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह प्रभावी कब से हुआ था, इफेक्टिव, तो यह प्रभावी हुआ था 26 दिसंबर 1996। ठीक है, UNCCD यह स्थापना 1994 में, यह प्रभावी हुआ 26 दिसंबर 1996 को प्रभावी होता है। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछा जाता है कि UNCCD का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बान। बान कहाँ है, यह जर्मनी का एक शहर है, तो बान जर्मनी में स्थित है, तो वहां इसका मुख्यालय है UNCCD। ठीक है ना। इसके सदस्य कितने देश हैं, इसके सदस्य देशों की संख्या है 197। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और वास्तव में इसे प्रस्तावित कब किया गया था, तो जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ दो अन्य प्रमुख संधियां भी बनी थी। एक बना था UNFCCC, इसी के साथ क्या क्या बना था, बना था UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना था। दूसरा एक संस्था का निर्माण उसी समय और किया गया था, वह था जैव विविधता पर कन्वेंशन या UNCBD। इसका भी निर्माण कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के समय ही हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों का निर्माण कब किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसे प्रस्तावित किया गया था। UNFCC यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी UNCBD, इसका भी उसी समय वो किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही UNCCD को भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है।
अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान दे दीजिए, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यह किसका फुल फॉर्म है? यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है। और यूएनसीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनसीबीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन, ये दोनों पूछा जाता है फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे हम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म यही है, यूएनएफसीसी का और यूएनसीबीडी का। हमारी जो चर्चा थी वो किससे संबंधित थी? मूलतः यूएनसीसीडी से, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन से संबंधित थी। और हमने बताया कि इसकी स्थापना 94 में हुई थी। अब आपके मन में एक विचार होगा कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत जो है वर्ष 1994 से ही भारत सदस्य है इसका, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 2019 में इसका एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था और भारत में इसका सम्मेलन हुआ। ठीक है, भारत में इसका सम्मेलन होता है 2019 में। और भारत में कहा? भारत में ग्रेटर नोएडा में, भारत के ग्रेटर नोएडा में 2019 में यूएनसीसीडी का एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। और यह था यूएनसीसीडी का 14वां कॉप। ठीक है, 14वें कॉप का जो आयोजन है वह ग्रेटर नोएडा में किया जाता है। इसी सम्मेलन में चूंकि जो बान चैलेंज था, जर्मनी के बान शहर में एक चैलेंज लिया गया था कि वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि, क्षतिग्रस्त भूमि को जो है पुनर्स्थापित करना है। तो 14वें कॉप सम्मेलन में भारत ने यह चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि जो भारत में 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि है उसे पुनर्स्थापित करेंगे हम। कब तक करेंगे? वर्ष 2030 तक। बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से। आप पूरी बात हमारी समझ पा रहे हैं। 2019 में यूएनसीसीडी का एक सम्मेलन होता है, भारत में सम्मेलन होता है, ग्रेटर नोएडा में होता है। और यह यूएनसीसीडी का 14वां कॉप सम्मेलन था। इसमें भारत ने कहा कि हम 2030 तक कुल 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि, भारत की क्षतिग्रस्त भूमि जो है वह कितनी है? 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो भारत की क्षतिग्रस्त भूमि है। इसे सुधारने के लिए, इसे पुनर्स्थापित करने का टारगेट भारत ने लिया। और कब तक सुधारेगा? 2030 तक। 2019 में संकल्प लेता है और 2030 तक सुधारने के लिए वह प्रयास करना शुरू कर देता है। तो भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, देखिए इसकी चर्चा हम लोग बहुत बृहद स्तर पर कर चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और मैंने कहा ना कि यह प्रश्न आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमने आपको बताया था, सी ऑप्शन सही है, वाल्टर जी रोजर ने। लेकिन अगर यही बायोडायवर्सिटी की जगह बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कह देता, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात कर देता, यह किसने कहा है? तो हमने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रेमंड एफ दासमैन ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की चर्चा की है। इसके बारे में हम डिटेल से बता चुके हैं शुरू में ही, आप उसे तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, 6वें प्रश्न को तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? NCMB मतलब नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, यह भारत के किस शहर में स्थित है? आपको यह बताना है। हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है भावनगर में, ऑप्शन बी है जामनगर में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है पुदुचेरी में। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जामनगर में। बी ऑप्शन सही है। जामनगर कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में स्थित है। और जामनगर इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पूरे भारत की सबसे बड़ी है और प्राइवेट सेक्टर में लगी है सबसे बड़ी रिफाइनरी
रिफाइनरी स्थित है, और यह रिफाइनरी किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिल की है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ है? गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है इस सेंटर का? समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक चीज यहां और ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी है ना, यह भारत का पहला, यहां लिख देता हूं मैं, भारत का पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पर गठित होने वाला भारत का पहला पीपीपी आधार पर गठित अनुसंधान संस्थान है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, अनुसंधान संस्थान है। ठीक है ना, भारत का पहला पीपीपी आधार पर गठित अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जामनगर में स्थित है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जामनगर के पास ही एक मरीन नेशनल पार्क है भारत का, मरीन नेशनल पार्क। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क स्थित है। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा कि भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर में स्थित है। और मरीन नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? तो वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और यह भी जामनगर के पास ही है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपको बताना है। देखिए ये गलत हो गया है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में पाई जाती है। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। ऑप्शन सी है शीतोष्ण घास प्रदेश वन बायोम में पाई जाती है। और ऑप्शन डी है सवाना बायोम में पाई जाती है। तो आपको बताना है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में नहीं, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम का जो विस्तार है वह कहाँ है, तो यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम पाया जाता है। ठीक है ना, यह जो क्षेत्र है यहाँ वर्ष भर उच्च वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है? वर्ष भर उच्च वर्षा होती है, उच्च वर्षा होती है। ठीक है, और जो यहाँ का ताप होता है ना, वह ताप भी उच्च रहता है। मतलब उच्च वर्षा और उच्च ताप यह दोनों वर्ष भर रहता है। और यह जो क्षेत्र है यह वनस्पतियों, पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए यहाँ अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। इसे ऑप्टिमम बायोम भी कहते हैं या अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो वन बायोम है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम है। ठीक है ना, अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपसे यहाँ चर्चा कर लेता हूं कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जाता है? जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जाता है? यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? या इसे आप कह सकते हैं कि भारत को कुल कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में, जैव भौगोलिक यह क्षेत्र है ना, और यह जैव भौगोलिक प्रदेश है, भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत को कुल कितने कुल 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, ये दोनों तथ्य रट लीजिएगा। ठीक है, रटने वाला तथ्य ये, दोनों में अंतर देख लीजिए
कि भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, बायो जियोग्राफिकल रीजन में। और भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कुल 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में एक विचार होगा कि आखिर यह विभाजन किसने किया, ये बांटा किसने? तो यह बांटा 1988 में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था रोजर और दूसरे का नाम था पनवार। ठीक है, रोजर एवं पनवार, ठीक है ना। इन दोनों ने इसका विभाजन किया भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 25 जैव भौगोलिक प्रदेश, याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, वह सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, वह क्षेत्र से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है शांत घाटी में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी में और ऑप्शन डी है फूलों की घाटी में। तो आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल की शांत घाटी में, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। शांत घाटी कहाँ स्थित है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और यह केरल के पलक्कड़ जिले में है। केरल के पलक्कड़ जिले में शांत घाटी स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या इसे हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो आपको बताना है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट भारत में कौन कौन से हैं। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। हॉट स्पॉट से क्या अर्थ है, यह जान लेते हैं। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो ऐसे स्थान जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? ऐसे स्थान जहां जैव विविधता अधिक होती है, ठीक है ना। साथ ही जो स्थानीय जातियां हैं, स्थानीय प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होती है। ठीक है, स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर जैव विविधता अधिक होती है और वहां पे स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। लेकिन इन पर क्या है? इनके अस्तित्व पर संकट है, अस्तित्व पर संकट है। ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा। प्रश्न जब पूछा जाता है तो कभी कभी हॉट स्पॉट की अवधारणा के बारे में पूछ लिया जाता है और हॉट स्पॉट के बारे में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो जहां पे जैव विविधता बहुत अधिक, एक ऐसा स्थान जहां जातियों की पर्याप्तता या जैव विविधता अधिक होती है और उसमें भी स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होती है, बावजूद इसके इनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, ऐसे स्थान को हॉट स्पॉट कहते हैं। अब आपके मन में यह होगा कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दिया? हॉट स्पॉट की अवधारणा सबसे पहले दिया किसने? नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दिया? तो नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की अवधारणा दिया। और कब दिया? 1988 में दिया। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की अवधारणा दिया। ठीक है ना। अब देखिए, किसी क्षेत्र को अगर हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है तो उसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित हैं। ठीक है ना, उन शर्तें देख लेते हैं, उन शर्तों को। तो हॉट स्पॉट के लिए शर्तें देख लेते हैं, यह भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हॉट स्पॉट के लिए जो शर्तें हैं, पहली शर्त कि वहां जातीय विविधता हो या जातीय बहुतायता हो या जातीय बहुलता हो। पहली शर्त है जातीय बहुतायता। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि वहां कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों या वैस्कुलर प्लांट हों। ठीक है, तो कम से कम 0.5% या 1500, ठीक है, संख्या भी दे दिया है, 1500 स्थानीय वैस्कुलर प्लांट या संवहनी पौधे हों। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट हों, यह दूसरी जो है शर्त है। तीसरी शर्त क्या है हॉट स्पॉट के लिए कि 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, प्राथमिक वनस्पतियां जो उस क्षेत्र की विशेषता थी वह नष्ट हो चुकी हैं। कितनी? 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों। ठीक है, नष्ट हो चुकी हों, ऐसे क्षेत्र को 70% देखिए प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों और बाकी जो बची हैं उनके अस्तित्व पर संकट हो।
ठीक है, आशंका हो कि वह भी नष्ट हो जाएंगी, ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। और हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है वह नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था 1988 में, ठीक है ना। अब देखिए हॉट स्पॉट की शर्तों के अनुसार भारत में जो कुल हॉट स्पॉट है वह 4 है, ठीक है। तो भारत में स्थित हॉट स्पॉट, भारत में स्थित हॉट स्पॉट, अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत में स्थित हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। तो पहला हॉट स्पॉट है पहला हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। दूसरा हॉट स्पॉट है भारत का पश्चिमी घाट, यही दोनों परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इसे याद रखिएगा, यह भारत के दो महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट हैं। तीसरा जो हॉट स्पॉट है भारत का वह है तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार क्षेत्र कह सकते हैं, इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार क्षेत्र, इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार क्षेत्र, ठीक है। यह जो है अंडमान द्वीप समूह के आसपास है, यह भी भारत का एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और चौथा है निकोबार द्वीप समूह के पास सुंडालैंड, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के पास है सुंडालैंड, यह भी भारत का हॉट स्पॉट है, ठीक है ना। दो हॉट स्पॉट याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन हॉट स्पॉट है और कौन हॉट स्पॉट नहीं है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इसी को जब लोक सेवा आयोग ऑप्शन में बनाता है तो पूर्वी घाट पश्चिमी हिमालय कर देता है, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय कर देता है, तो इसी में कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यह दो हॉट स्पॉट हैं भारत के, साथ ही इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार क्षेत्र और सुंडालैंड का क्षेत्र। इस प्रकार भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट कौन से हैं। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, देखिए सी ऑप्शन सही है, ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यह भारत के तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, एक बार एक अवधारणा और आई थी और वह अवधारणा है, आपने सुना होगा होप स्पॉट के बारे में, होप स्पॉट। अब देखिए जैसे हॉट स्पॉट है तो यह भूमि पर है, होप स्पॉट्स क्या है, यह समुद्री संवेदनशील है क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, इसे होप स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। और यह जो अवधारणा है यह अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक सिल्विया अर्ल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है, सिल्विया अर्ल, ठीक है। तो हॉट स्पॉट जो है वह पृथ्वी पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जातीय बहुलता वाले, जैव विविधता वाले, ऐसे क्षेत्रों पे जो संकट आता है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। और होप स्पॉट जो है वह समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट का नाम दिया गया है। और इसकी अवधारणा किसने दिया था, सिल्विया अर्ल ने दिया था, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह कथन कारण पर आधारित है। देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए अभिकथन क्या है, अभिकथन ये है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। और कारण है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, कारण भी सही है, ठीक है ना। तो कथन कारण दोनों सही है और इसी तरह आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब आप सोच रहे होंगे लिम्नेटिक क्षेत्र क्या है और ये कैसे खुला क्षेत्र होता है। तो देखिए मैं आपको बहुत आराम से समझिएगा, इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूं। देखिए मान लीजिए कोई झील है या तालाब है, ठीक है, किसी झील या मान लीजिए कोई तालाब है, इसके क्षेत्रों को 3 भाग में बांटते हैं या इसके 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से इसे देखते हैं तो 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं इसमें। पहला क्षेत्र होता है लिटरल क्षेत्र, क्या होता है, लिटरल क्षेत्र होता है पहला क्षेत्र। और लिटरल क्षेत्र को अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, लिटरल जोन। लिटरल जोन किसे कहते हैं, झील या तालाब के। ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए जो लिटरल क्षेत्र होता है यह झील के किनारे वाला हिस्सा होता है, झील के किनारे वाला हिस्से को क्या कहते हैं, लिटरल क्षेत्र कहते हैं।
इसकी विशेषता यह होती है कि यहाँ पानी जो होता है वह उथला होता है। उथला का मतलब कम होता है, नीचे जमीन दिखाई देती है। तो एक तो यहाँ पानी उथला होता है, पानी उथला होता है इसका मतलब है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है तली तक जाता है, सूर्य का प्रकाश तली तक जाता है, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश तली तक जाएगा तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधे पाए जाएंगे, ठीक है ना। जलीय पौधे, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन वहां तक जाना चाहिए, तो जलीय पौधे पाए जाएंगे। यहाँ पे कीट पाए जाते हैं, मेढक पाए जाते हैं, मेढक भी उथले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो जो झील या तालाब का पहला सबसे वो किनारे का क्षेत्र होता है उसे लिटरल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे लिम्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा लिम्नेटिक, जिससे प्रश्न आपका पूछा गया है, उसे लिम्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। और लिम्नेटिक क्षेत्र को ऐसे आप लिख सकते हैं, लिम्नेटिक जोन, ठीक है। तो लिम्नेटिक क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी झील का जो मध्य भाग होता है, झील का, यहां से लिख देता हूं, झील का मध्य भाग, झील का मध्य भाग क्या कहलाता है, लिम्नेटिक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन झील का मध्य भाग जहां पानी गहरा होता है, ठीक है, जहां पानी गहरा होता है। जो लिटरल क्षेत्र था वहां पानी उथला था, लेकिन झील का मध्य भाग जहां पानी गहरा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, गहराई कहां तक, गहराई कहां तक, जहां तक सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए वहां तक नहीं, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचे वहां तक, ठीक है। तो झील का मध्य भाग होता है लिम्नेटिक क्षेत्र, यहाँ पानी गहरा होता है लेकिन इतना गहरा नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए। तो यहाँ क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, बस इतना ही गहरा होता है, ठीक है ना। और यह क्षेत्र क्या होता है, यह क्षेत्र पानी का पूरी तरह से खुला क्षेत्र होता है, ठीक है, पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक क्षेत्र। यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां तक, ठीक है, इतना गहरा होता है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सूक्ष्म शैवाल या फाइटोप्लवक पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ सूक्ष्म शैवाल या फाइटोप्लवक आप कह सकते हैं पाए जाते हैं। और मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और खास बात यह है कि यह जो क्षेत्र होता है, चूंकि यहाँ पानी गहरा होता है और सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंचता है, और यह झील का सबसे उत्पादक क्षेत्र होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि झील का सबसे उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वह है लिम्नेटिक क्षेत्र, ठीक है। झील का सबसे उत्पादक क्षेत्र क्या होता है, लिम्नेटिक क्षेत्र होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी झील या तालाब के 3 मुख्य क्षेत्रों में से हम लोगों ने 2 क्षेत्रों की बात की, एक है लिटरल क्षेत्र, दूसरा है लिम्नेटिक क्षेत्र, ठीक है। एक क्षेत्र और होता है जिसे कहते हैं प्रोफंडल क्षेत्र, प्रोफंडल या प्रोफुंडल क्षेत्र कहते हैं, मैं यही लिख देता हूं। तीसरा जो क्षेत्र है वह प्रोफुंडल या प्रोफंडल जोन होता है। अब यह क्या होता है, तीसरा जोन क्या होता है, देखिए यह जो जोन होता है यह झील का सबसे गहरा भाग होता है, ठीक है, सबसे गहरा भाग होता है, ठीक है। खास बात यह है कि यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में नहीं पहुंचता, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा जहां, वहां न तो शैवाल पाए जाएंगे और न तो पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। पौधे व शैवाल दोनों नहीं पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है, पौधे और शैवाल नहीं पाए जाते, ठीक है। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है केवल वहीं तक पौधे और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो पौधे और शैवाल नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ केवल ऐसे जीव रहते हैं जो सतह के नीचे गिरे कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो अंधेरे में रहने वाले जीव यहाँ रहते हैं, ठीक है, अंधेरे में रहने वाले जीव, साथ ही जो कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीव इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। अब देखिए यहां से कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, यह झील का मध्य भाग होता है और यहाँ पानी गहरा होता है, और
इसके इतनी ही गहराई होती है मात्र जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, मतलब लिम्नेटिक क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। यह पानी का पूरी तरह से खुला क्षेत्र होता है और साथ ही यह झील का सबसे उत्पादक हिस्सा होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, झील का सबसे उत्पादक हिस्सा होता है और यहाँ पे सूक्ष्म शैवाल या फाइटोप्लवक पाए जाते हैं, मछलियां पाई जाती हैं। तो लिम्नेटिक क्षेत्र के संबंध में ये कथन कारण दोनों सही है। लिटरल क्षेत्र जो होता है वह झील के किनारे वाला हिस्सा जो होता है जहां पानी उथला होता है, मतलब पानी में जमीन दिखाई देती है ऊपर से ही और सूर्य का प्रकाश तली तक पहुंच जाता है, जमीन तक पहुंच जाता है और इसे लिटरल क्षेत्र कहते हैं। और यह जलीय पौधे और कीट और मेढक यहाँ पाए जाते हैं। जबकि प्रोफंडल क्षेत्र जो जोन होता है वह झील का सबसे गहरा भाग होता है और गहराई के कारण वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, पौधे और शैवाल नहीं पाए जाते हैं और अंधेरे में रहने वाले जीव, कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित रहने वाले जीव इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह आपको बताना है कि जैव विविधता नाश का कारण क्या है। जैव विविधता के नाश का कारण आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, बिल्कुल सही है। जीवों के प्राकृतिक आवास लगातार घटते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके प्राकृतिक आवास की कमी के कारण जैव विविधता का नाश होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण से भी जैव विविधता का नाश होता है। ठीक है, और वनों के नाश के कारण भी जैव विविधता का नाश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी जैव विविधता के नाश के जो कारण है यह उपर्युक्त सभी है, इसे ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इनमें कुछ और कारण हैं जैव विविधता के नाश के जिन्हें आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे वन्य जीवों का अवैध शिकार, वन्य जीवों का अवैध शिकार भी जैव विविधता की ह्रास का कारण है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, ठीक है, यह भी जैव विविधता ह्रास का कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विदेशी प्रजातियों का प्रभाव कैसे है, तो आपको पता होगा एक बार 1966-67 में अमेरिका से गेहूं आयात किया गया था भारत में। उसी समय की घटना है जब भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो 1966-67 में स्थिति थोड़ी गंभीर थी, तो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था। उस गेहूं के साथ एक घास का बीज चलाया था। उस घास के बीज का क्या नाम था? पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। कौन था? पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस। ठीक है, इसे गाजर घास के नाम से जानते हैं, गाजर घास। और ये उसी गेहूं के साथ चली आई। इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस घास, गाजर घास के नाम से जानते हैं। तो उसी गेहूं के साथ चली आई और उस गेहूं के साथ आने के बाद जो है ये इतना जबरदस्त भारत में फैली कि यहाँ की तमाम जो है घासों को समाप्त कर दिया इसने। और इस प्रकार जो है और एक नई तरह की समस्या क्रिएट हो गई कि जो गाजर घास है यह एक तरह की नई समस्या हो गई भारतीयों के लिए। ठीक है, तो विदेशी प्रजातियों के प्रभाव से भी जैव विविधता का ह्रास हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह आप जानते होंगे जलकुंभी, जलकुंभी नाम आपने सुना है। जलकुंभी जो है यह भी जलीय प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न करता है। जलकुंभी जानते हैं कितनी तेजी से जो जल है उसकी सतह पर फैलता है, तालाब वालाब को कैसे घेर लेता है। तो जलीय प्रजातियों के लिए यह भी संकट उत्पन्न करता है। मैक्सिको की एक घास है जो मैक्सिको से लाया गया था, हालांकि शोभाकारी पौधे के रूप में उसे लाया गया था और लेंटाना इसका नाम है, लेंटाना है। इसे भारत में शोभाकारी पौधे के रूप में लाया गया था स्वरूप में, और यह जो है भारत की जैव विविधता को इसने भी बहुत गंभीर खतरा पैदा किया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मान लीजिए विदेशी प्रजातियों का जो प्रभाव है वह भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में है। ठीक है, साथ ही स्थानांतरित कृषि भी जैव विविधता को नुकसान करती है, इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी जैव विविधता को नुकसान करती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही प्राकृतिक कारण है कुछ जो जैव विविधता को नुकसान करते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, किसी क्षेत्र में बड़े किसी जंगल में आग लग जाना, ये सब चीजें जो है, बाढ़ आना, ये सभी प्राकृतिक कारण भी जैव विविधता के विनाश के कारण है, तो इसे भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। जैव विविधता के नाश का जो कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, यानी उपर्युक्त सभी, और साथ ही इन चीजों को उसके साथ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा 12वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपको बताना है इनमें से कौन महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन ए है जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन बी है वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी है जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो आपको बताना है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व है। इसके लिए क्या होता है? जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाती है। साथ ही दो विधियां अपनाई जाती हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए। वह कौन कौन सी दो विधियां हैं? एक है स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में जान लेते हैं। संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, दो विधियां हैं, ठीक है। एक है स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, इसे याद रख लीजिएगा। स्वस्थानीय संरक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन दो विधियों के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर इन सीटू संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है। यही परिभाषा पूछी जाती है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए नीचे लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन के। इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया जाता है, इसी के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। वन्य जीव अभ्यारण्य को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। और पवित्र उपवन, जिसे स्केर्ड ग्रुप्स कहते हैं, पवित्र उपवन को इसमें शामिल किया जाता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहते हैं इसे, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो भी है उसे इनमें शामिल किया जाता है। साथ ही जैव मंडलीय रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जैव मंडलीय रिजर्व इसमें आते हैं, ठीक है, जैव मंडलीय रिजर्व को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यह है इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण। अब देख लेते हैं एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए, जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है। क्या है? जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र कहीं पे और उनका संरक्षण किया जाता है, हटाकर इसे अन्यत्र संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे
एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी आपको बताने होंगे, तो इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं यहां मैं लिख देता हूं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा सीड बैंक या बीज बैंक, आपने देखा होगा बीज बैंक की जो स्थापना की जाती है इसी के तहत की जाती है। जीन बैंक की भी स्थापना एक्स सीटू संरक्षण में आती है। साथ ही क्रायो प्रिजर्वेशन आपने देखा होगा, निम्न तापीय संरक्षण उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। वनस्पति उद्यान, यह याद रखिएगा, वनस्पति उद्यान इसे भी यक्ष सीटू संरक्षण में शामिल किया जाता है। चिड़ियाघर को इसमें शामिल किया जाता है, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर के साथ साथ जंतु उद्यान कोई है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। वृक्ष उद्यान कोई है उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण में नहीं आता। देखिए यहाँ एक प्रश्न पूछा भी गया है, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण में कौन सा नहीं आता। देखिए जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो ऑप्शन रहता है वह हर बार लगभग ऐसा हुआ है कि जो वनस्पति उद्यान है इसी के बारे में पूछा जाता है। ध्यान से मैं इसको एक आपको शार्ट ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, और जब भी यह प्रश्न पूछा गया है तो उसमें यही पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है। तो जो वनस्पति उद्यान है वह इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता बल्कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, हर परीक्षा में यही पूछा गया है। देखिए इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू में आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य इन सीटू में आता है, पवित्र उपवन इन सीटू में आता है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र इन सीटू में आते हैं, जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं वह भी इन सीटू में आते हैं। लेकिन जो वनस्पति उद्यान है वह इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, इसे ध्यान रखिएगा, यह एक्स सीटू के अंतर्गत आता है, इसीलिए परीक्षाओं में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बीज बैंक, जीन बैंक और निम्न तापीय संरक्षण ये सब किसमें आते हैं, एक्स सीटू में आते हैं। चिड़ियाघर एक्स सीटू में आता है और जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान ये सभी एक्स सीटू के अंतर्गत शामिल है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति का नहीं है, और मैंने ऐसे ही प्रश्न का एग्जांपल भी आपको दिया था और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न एज इट इज रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा है वनस्पतिक उद्यान, तीसरा है राष्ट्रीय पार्क और चौथा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी हमने ऊपर ही बताया है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान क्या है, यह जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत इसे रखा जाता है। बाह्य स्थानीय मतलब यह जो है प्राकृतिक वास से अलग हटके है, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, जबकि वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक जो भी होता है वह सभी बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं 14वां प्रश्न है हमारा। 14वें प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें आनुवंशिक विविधता का जो रखरखाव किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन ए है इन सीटू संरक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी है जीन पूल के द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें जो आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों को इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। देखिए 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। फिर भी वही है, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू से संबंधित प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है कौन इन सीटू से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जयमंडल आगार,
ऑप्शन बी है वानस्पतिक बाग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है पवित्र उपवन। तो वही बी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न देखिए कितनी बार और कितने रूपों में पूछा गया है। वानस्पतिक उद्यानों को जो है एक्स-C2 के अंतर्गत रखते हैं, बाह्य स्थान के संरक्षण से रखते हैं, स्ववासन से नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ऑप्शन ए है सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी है सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो आपको बताना है कि कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को देखने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं आखिर प्रवाल क्या है। अब जानते हैं कि प्रवाल क्या है। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल असल में एक बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय समुद्री जीव होते हैं प्रवाल। ये सिनेडेरिया संघ के सिनेडेरिया फाइलम के सदस्य के अंतर्गत है और एंथोजोआ वर्ग में आते हैं। ठीक है, किसमें शामिल किए जाते हैं? एंथोजोआ में, एंथोजोआ के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे जीव जिन्हें पॉलिप कहते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूने का ढांचा बनाते हैं। ठीक है, कई पॉलिप मिलकर बड़ी संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। अब प्रवाल का जो जीवन है वह सहजीवन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, सहजीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है प्रवाल का। ठीक है ना, क्योंकि प्रवाल के शरीर के अंदर एक जूजैंथली नामक सूक्ष्म शैवाल होता है। क्या नाम है? जूजैंथली। प्रवाल जो है अपने अंदर जूजैंथली नामक एक सूक्ष्म शैवाल रखता है। ठीक है ना, जूजैंथली क्या है? एक सूक्ष्म शैवाल है। यह प्रवाल के अंतर्गत अंदर रहता है। ठीक है ना, अब क्या करता है? जो जूजैंथली है यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करके यह भोजन का मतलब क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है और यह प्रवाल को ऊर्जा देता है। तो प्रवाल को ऊर्जा कौन देता है? यही सूक्ष्म शैवाल जिसे जूजैंथली कहते हैं, यह प्रवाल को ऊर्जा देता है। ठीक है, प्रवाल को ऊर्जा प्रदान करता है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब यह प्रवाल को ऊर्जा प्रदान करता है तो प्रवाल इसे क्या करता है? प्रवाल इसे सुरक्षा देता है और इसे पोषण लवण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो रहने का घर देता है और पोषण लवण इसे उपलब्ध कराता है। और इसी सहजीविता के कारण, इन्हीं सूक्ष्म शैवालों के कारण जो प्रवाल है उनका रंग निर्धारित होता है। ठीक है, प्रवाल का रंग भी इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, अब प्रवाल विरंजन की बात है। अब देखिए, प्रवाल पाए कहाँ जाते हैं सबसे ज्यादा? तो प्रवाल इनका अधिवास ऐसे बता देते हैं कि जो प्रवाल है वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अधिकतर ये उष्णकटिबंधीय, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही इनके पाए जाने की एक शर्त और है कि यह स्वच्छ जल हो, उथला हो। ठीक है, खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके लिए जो तापमान है वह 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो प्रमुख प्रवाल भित्तियां पाई जाती है कहाँ कहाँ? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, आप जानते हैं। प्रवालों के प्रकार भी कई हैं, कठोर प्रवाल है, नरम प्रवाल है। ठीक है, और प्रवालों का महत्व आप जानते हैं, समुद्री जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं प्रवालों को। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान आ गया, प्रवालों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रवालों को समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। समुद्र के वर्षा वन के नाम से किन्हें जानते हैं? तो प्रवालों को समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लाखों समुद्री जीवों के घर होते हैं, भोजन स्थल होते हैं, तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाते हैं, तूफानों से बचाते हैं, मछली पालन, पर्यटन और औषधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये रही प्रवाल की बात। प्रश्न क्या है कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक आपको बताना है। तो देखिए, ये हुआ प्रवाल। अब प्रवाल विरंजन का मतलब ये होता है कि कुछ जब सागरी जल में कुछ परिवर्तन हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, तो ये जूजैंथली सूक्ष्म शैवाल है ना,
प्रवाल इन्हें त्याग देता है और ये जैसे ही प्रवाल के शरीर से निकलते हैं तो यही तो प्रवाल को ऊर्जा देते थे, यही प्रवाल के जो है रूप रंग का कारण थे। जब ये निकल गए तो धीरे धीरे प्रवाल क्या होता है, एक तो सफेद रंग का हो जाता है पूर्णतः और धीरे धीरे सूख के मर जाता है। ठीक है, अगर ये लंबे दिन तक बाहर रहे तो जूजेंथली निकल जाते हैं वहां से और इस कारण प्रवालों का रंग फीका पड़ जाता है और प्रवाल सफेद दिखाई देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है अगर ये बहुत दिन तक बाहर रहे। अब प्रवाल विरंजन के जो प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं, तो एक तो समुद्र के तापमान का बढ़ना, यह प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है, समुद्र के तापमान का बढ़ना। ठीक है, यह प्रमुख कारण है, पहली चीज है। दूसरा सोलर रेडिएशन या इसे कह सकते हैं सौर विकिरण भी इसका कारण है, सौर विकिरण के कारण भी प्रवाल विरंजन हो जाता है। ठीक है, समुद्र में ज्यादा अम्लीकरण हो जाना। ठीक है, समुद्र का अम्लीकरण होने से भी प्रवाल विरंजन हो जाता है। ठीक है, तो अम्लीयता में वृद्धि होती है। जल प्रवाह, जो जल प्रदूषण, मतलब जल प्रदूषण भी इसका कारण है, यह भी ध्यान रखिएगा। और अत्यधिक जैसे कहते हैं सेडिमेंटेशन या अवसादन के कारण भी लवणता में वृद्धि के कारण भी होता है, लवणता में वृद्धि के कारण भी प्रवाल विरंजन होता है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से तमाम कारण है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी, आपको यह बताना है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण आपको बताना है, तो सबसे अधिक प्रभावी कारण यही है, समुद्र के तापमान का बढ़ना, यानी सी ऑप्शन, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, यह है प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। प्रवाल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते रहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी प्रवाल भित्तियां हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति सबसे ज्यादा बड़ी है, तो उसकी भी चर्चा की जाती है, आगे भी हम करेंगे उसकी चर्चा। देखिए निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं, 17वां प्रश्न हमारा है, आपको बताना है इनमें से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी है सुंदरबन। और आपको कूट से बताना है कि केवल 1, 2, 3 में, ऑप्शन बी है केवल 2, 4 में, ऑप्शन सी है 1 और 3 में, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 में। आपको बताना है कि इनमें से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां हैं और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, सुंदरबन क्षेत्र में जो प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक और क्षेत्र है जहां पे भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं और वह क्षेत्र है लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप, और ये देखिए कंप्लीट है। भारत के कुल 4 क्षेत्र हैं जहां पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यह जो है 4 क्षेत्र प्रवाल भित्तियों के कारण मशहूर है। ये सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है ना, यह वास्तव में सुंदरी वृक्षों के कारण ज्यादा वो है, और साथ ही इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनों के कारण यह ज्यादा प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैंग्रोव वनों के कारण सुंदरबन क्षेत्र ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है क्योंकि यह जिस क्षेत्र में रहता है वहां के जल को पूरी तरह से सोख लेता है और वहां की जमीन को जलविहीन बना देता है, मतलब उसको रेगिस्तान की तरह बना देता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है 19वां प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। आपको बताना है कि लैंटिक आवास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल, ऑप्शन बी है झरना एवं नदी, ऑप्शन सी है तालाब एवं नदी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इसमें से लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए, जल के आधार पे 2 प्रकार के जलीय आवास होते हैं। ठीक है, जल के आधार पे 2 प्रकार के जलीय आवास होते हैं। उन आवासों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन प्रकार के होते हैं। एक आवास होता है लैंटिक आवास। ठीक है, लैंटिक आवास होता है, लैंटिक हैबिटेट कहते हैं इसे। ठीक है, और दूसरा होता है लोटिक हैबिटेट। कौन सा होता है? दूसरा जो आवास होता है वह लोटिक हैबिटेट होता है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और वर्तमान में आयोग यहां से प्रश्न बना रहा है, इसलिए हम आपको पूरी कहानी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जलीय आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंटिक हैबिटेट और दूसरा है लोटिक हैबिटेट। लैंटिक हैबिटेट क्या होता है? यह स्थिर जल का आवास है। ठीक है, यहाँ जल लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर जल का आवास भी इसे कहते हैं। अगर बहता भी है तो बहुत मंद मंद, आप उसे स्थिर ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन कौन से, अब स्थिर जल के आवास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो स्थिर जल के आवास के अंतर्गत तालाब आता है, इसमें झील आता है, झील इसमें समाहित है,
दलदल इसमें समाहित है, जलाशय कोई स्थिर हो वह इसमें समाहित है, ठीक है, जलाशय इसमें समाहित है। इसमें जो जल की परतें होती है ना, ऊपरी, मध्य और तलीय, तीनों का अंतर दिखाई पड़ता है, स्थिर रहता है। तलीय भाग में जैविक पदार्थ जमा होते हैं, जानते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा सतह पर अधिक होती है और गहराई में कम होती है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। स्थिर जल के आवास को क्या कहते हैं? लैंटिक हैबिटेट या लैंटिक आवास कहते हैं। तालाब, झील, दलदल और जलाशय इसके उदाहरण है, ठीक है। अब आ जाते हैं लोटिक आवास। बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं, लोटिक हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। बहते जल के आवास को क्या कहते हैं? लोटिक हैबिटेट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें जो जल होता है वह लगातार गतिशील रहता है, बहता रहता है। इसमें जो पोषक तत्व है वह आते जाते रहते हैं बहते हुए। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह लैंटिक आवास से अधिक होती है लोटिक आवास में, ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नदियां हो गई, नदियां लोटिक आवास है। जलप्रपात भी लोटिक आवास है, और पर्वतीय धाराएं भी हैं, ठीक है, धाराएं भी लोटिक आवास के अंतर्गत आती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो नाले लगातार बहते रहते हैं ना, वह भी लोटिक आवास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि स्थिर जल के आवास को किस नाम से जानते हैं? तो स्थिर जल का जो आवास होता है वह लैंटिक आवास होता है, ठीक है। दूसरा, बहते जल के आवास को किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें लोटिक आवास के नाम से जानते हैं, बहते जल के आवास को। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए तालाब, झील, दलदल और जलाशय लैंटिक आवास के उदाहरण है, यानी तालाब और दलदल इसमें सही है, ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन उदाहरणों को याद रखिएगा कि तालाब, झील, दलदल और जलाशय यह लैंटिक आवास के उदाहरण है, जबकि नदियां, जलप्रपात और धाराएं, नाले यह लोटिक जलप्रपात के उदाहरण है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आज का 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? यह आज का हमारा 20वां प्रश्न है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इकोटाइप, ऑप्शन बी है इकेड, ऑप्शन सी है इकोस्फीयर और ऑप्शन डी है इकोटोन। तो बताइए दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? तो देखिए उसका सही आंसर होगा इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच के जो संक्रमण क्षेत्र है उसे इकोटोन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? किसके लिए? पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका अनुक्रम आपको बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव, ऑप्शन बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील, ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ऑप्शन डी है महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। तो बताइए पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मैंग्रोव, घास, झील और घास स्थल, झील और महासागर, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वह मैंग्रोव क्षेत्रों में पाई जाती है, फिर घास स्थल में पाई जाती है, फिर झीलों में पाई जाती है और उसके बाद महासागरों में पाई जाती है। इस प्रश्न को ऐसे ही रट लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको रटने में दिक्कत होगी तो आप बताएंगे तो हम सबकी उत्पादकता बता देंगे कि सबकी उत्पादकता कितनी है, लेकिन प्रश्न बार बार यही पूछा जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादकता मैंग्रोव क्षेत्र की होती है, फिर घास स्थल की, फिर झील की, फिर महासागरों की होती है, ठीक है। तो घटती उत्पादकता का क्रम है ये, और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कभी इसको बढ़ते रूप में, कभी घटते रूप में पूछा जाता है, इस तरह से याद रखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो हम इनकी उत्पादकता को क्रमबद्ध तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? आज का लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन ए है ईपी ओडम, ऑप्शन बी है सी रॉनकियर ने, ऑप्शन सी है एफई क्लीमेंट्स ने और ऑप्शन डी है आर्निस नेज ने। तो गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था आर्निस नेज ने, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर्निस नेज ने किया था, इसे याद रखेंगे, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह है मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है एफई क्लेमेंट्स, ऑप्शन बी है सीसी पार्क, ऑप्शन सी है डीवी अगर और ऑप्शन डी है एस.जे. गूल्ड। तो मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए।
अब देखिए मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम का मतलब क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, वहां एक समुदाय ऐसा होता है, पेड़ पौधों या वनस्पतियों का एक समुदाय ऐसा होता है जो उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है। ठीक है, उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, विकसित समुदाय होता है, मतलब जो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, और वह जो है अपने चरम पे, उस समुदाय का पूरा उच्चतम स्तर पर विकसित होता है, मतलब उसकी अधिकता होती है और उस समुदाय में उसका प्रभाव होता है। तो मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? वह एफ.ए. क्लेमेंट्स महोदय ने किया था। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा जा रहा है। इस तथ्य को भी नोट कर लीजिएगा कि मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ.ए. क्लेमेंट्स ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय होता है जो उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, और दूसरी तरफ जो होते हैं, दूसरी तरफ अन्य समुदाय के पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, दूसरी तरफ अन्य समुदाय होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं 24वां प्रश्न, पारिस्थितिकी निश्चय। यह तो आप जानते होंगे। पारिस्थितिकी निश्चय की अवधारणा किसने दिया? इसकी संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है ग्रीनेल्स ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है ई.पी. ओडम ने, और ऑप्शन डी है सी.सी. पार्क ने। तो बताइए पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी निश्चय, बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है और आप लोगों की परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पारिस्थितिकी निश्चय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जोसेफ ग्रीनेल्स कहते हैं इन्हें, और इन्होंने जो पारिस्थितिकी निश्चय की अवधारणा है इसे प्रस्तुत किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछ लेता है। और पारिस्थितिकी निश्चय को इन्होंने माइक्रो हैबिटेट कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी निश्चय को क्या कहा है? माइक्रो हैबिटेट। यह प्रश्न पूछा जाता है, किसने पारिस्थितिकी निश्चय को माइक्रो हैबिटेट कहा है? तो वह ग्रीनेल्स ने कहा है। ठीक है, इन्होंने 1917 में पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न बताइए, यह भी पूछा गया है, किसने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा कहा है? पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा कहा है, बताइए किसने कहा है? मस्तिष्क की एक दशा कहा है। किसने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा कहा है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मेडॉक्स। मेडॉक्स ने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा कहा है। इस तथ्य को याद रखिएगा। और एक प्रश्न और है जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, जो मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल है, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, आपको यह बताना है। मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नूस्फीयर। नूस्फीयर, या इसे इंग्लिश में NUSPHERE। ठीक है, ये एन है, ये हमने समझ लीजिएगा, नूस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को क्या कहते हैं? नूस्फीयर कहा जाता है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी निश्चय या पारिस्थितिकी आला की जो संकल्पना है वो ग्रीनेल्स की है। इन्होंने इसे माइक्रो हैबिटेट की संज्ञा दी है। यह प्रश्न पूछा जाता है, किसने पारिस्थितिकी को माइक्रो हैबिटेट की संज्ञा दी है। ठीक है, अब आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? फेवरेट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग का इस समय। ठीक है, लगातार यह परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन ए है एकोक्लाइन, ऑप्शन बी है हाइलोक्लाइन, ऑप्शन सी है पिक्नोक्लाइन, और ऑप्शन डी है थर्मोक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या है, बताइए कि इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है पिक्नोक्लाइन। सी ऑप्शन सही है। पिक्नोक्लाइन क्या करती है? यह घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। हाइलोक्लाइन क्या है? हाइलोक्लाइन जो है यह लवणता प्रवणता को दर्शाती है, लवणता प्रवणता को दर्शाती है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन गहराई के साथ ताप परिवर्तन को दर्शाती है। यह भी याद रखिएगा, गहराई के साथ ताप परिवर्तन को दर्शाती है क्या? थर्मोक्लाइन, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पिक्नोक्लाइन बचता है।
पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो आपको हमने आपको बताया भी, तो इसे याद रखिएगा। हाइलोक्लाइन लवणता प्रवणता, पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता और थर्मोक्लाइन गहराई के साथ ताप परिवर्तन को दर्शाती है। लगातार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इन तीनों तथ्यों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्यावरण की एक बड़ी वीडियो है ये, और इसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है ये। ठीक है ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों को पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो आप ऐसी ही पीडीएफ सेम यही पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और है, एलटी वाले जो अभ्यर्थी है उनकी डेट आनी शुरू हो गई है परीक्षाओं की, और घबराइए नहीं, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आराम से पढ़ते रहिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीएस आपका बेहतर ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।